नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, पिछली क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय और विस्तार पढ़ लिया है। और जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वो लोग पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्यारे साथियों, ये दो शहर इस सभ्यता के बहुत ही विकसित शहर माने जाते हैं। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ का जो ढांचा था, काफ़ी विकसित अवस्था में था। अर्थात ये दोनों शहर इस सभ्यता के बहुत ही विकसित शहर थे। कैसे थे? ये विकसित शहर थे। और इसीलिए प्यारे साथियों, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है पिग्गट महोदय। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस सभ्यता के अर्थात हड़प्पा सभ्यता के ये दोनों शहर जुड़वां राजधानी है। किसने कहा? पिग्गट महोदय ने इन दोनों शहरों को, किसको? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा। ठीक है साथियों, ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। अर्थात यहाँ की जो संस्कृत थी वो शहरी संस्कृत थी। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत, इन दोनों प्रांतों में शहरीकरण बहुत ही विकसित अवस्था में था। तो यहाँ की जो संस्कृति थी, कैसी थी? एक शहरी संस्कृत थी। शहरी यानी शहरीकरण था। ठीक है साथियों, और ये जो शहरीकरण था, ये कहीं न कहीं जो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, इन दोनों प्रांतों में ये शहरीकरण जो था, ये शहरीकरण ये विकसित अवस्था में था। कैसी अवस्था में था? विकसित अवस्था में था। अर्थात इन प्रांतों में कहीं न कहीं जो शहरीकरण की प्रक्रिया थी, जो शहरीकरण था, वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। और ये जो शहरीकरण है, ये धीरे धीरे ये शहरीकरण ये धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण दिशा में इसका विस्तार हुआ। क्या हुआ? इसका विस्तार हुआ। किस तरीके से हुआ तो देख लेते हैं। ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, और ये जो सभ्यता थी वो इस तरीके से, ये यहाँ पर आपका हड़प्पा प्रांत हो जाएगा और ये सिंध प्रांत है यहाँ पर। तो ये जो संस्कृत थी, ये आपका क्या हो गया? पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो इस तरीके से इसका जो विस्तार हुआ है वो किस दिशा में हुआ? पूरब और दक्षिण दिशा में। किस दिशा में हुआ? पूरब और दक्षिण दिशा में। इसी तरीके से यहाँ तक ये संस्कृति फैलते हुए आ गई। ये स्थान क्या है? मांडा। और यहाँ पर ये पड़ता है आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर। ये पड़ता है कश्मीर में। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है द्वैमाबाद।
दोयमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। तो कहीं न कहीं ये जो संस्कृत थी ये इस तरीके से यहाँ तक इसका विस्तार हो गया था। ठीक है। अगर हड़प्पा के उत्खनन की बात करें, यहाँ पर हड़प्पा के उत्खनन की अगर बात करें तो जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा, इस शहर का या इस स्थान की जो खुदाई कराई थी, जो उत्खनन का कार्य करवाया था, वो किसने करवाया था? सन 1921 की बात है। किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने यहाँ का उत्खनन कराया था, उत्खनन। ठीक है साथियों। इसके बाद कुछ समय के बाद, लगभग सन 1933 के आसपास, 33-34 की बात है, 1933-34 के आसपास एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने इस स्थान की खुदाई कराई। ठीक है। कुछ और समय के बाद, लगभग 1946 के आसपास, 1946 के आसपास एक व्यक्ति हुए मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने भी इस स्थान की खुदाई कराई थी। इस खुदाई में प्यारे साथियों बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला जिसका नाम है अन्नागार। जो साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य तो बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्राप्त हुआ है वो मिला है अन्नागार। ठीक है। ये जो अन्नागार था ये 12 कक्षों का था, मतलब इसमें 12 कमरे थे। कितने कमरे थे? कक्ष कितने थे? 12 थे। ठीक है। और ये जो 12 कक्ष थे ये 6 कक्षों की 2 पंक्तियाँ थीं। 6 कक्षों की इधर 2 पंक्तियाँ, एक पंक्ति, और इधर एक पंक्ति। इसमें 6 कक्ष थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक इस तरीके से थे। इसमें 6 कक्ष थे और इधर 6 कक्ष। ठीक है। यहाँ का जो आवासीय संरचना थी, जो आवास थे जहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ पर क्या हुआ कि जो आवासीय संरचना थी, आवासीय संरचना जो थी, इस आवासीय संरचना के इधर क्या हो गया? इधर उत्तर, इधर पूरब, इधर दक्षिण, और ये पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया? दक्षिण। ठीक। जो आवासीय संरचना थी, इस आवासीय संरचना के दक्षिण दिशा की ओर, इस दिशा की ओर एक कब्र मिली है जिसका नाम है R37। एक कब्रिस्तान है ये। क्या है? कब्रिस्तान। ठीक। तो इसको नाम क्या दिया गया? R37। तो ये प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो हड़प्पा में जो आवासीय संरचना है, उस आवास के दक्षिण दिशा की ओर क्या मिला? एक कब्रिस्तान मिला जिसको क्या नाम दिया गया? R37 नाम दिया गया। ठीक है। यहाँ की जो आवासीय संरचना थी, आवासीय संरचना, प्यारे साथियों, कहीं न कहीं ये 2 तरीके की थी। जो आवास हुआ करते थे हड़प्पा संस्कृत में, ये 2 तरीके के आवास हुआ करते थे। एक तो पश्चिमी टीला के नाम से जानते थे और दूसरे को पूर्वी टीला। पहला था पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। कैसे थे? एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था। ये दोनों ही आवासीय संरचनाएं थीं या आवासीय बस्तियां थीं। ठीक है। यहाँ पर जो पश्चिमी टीला था, जो पश्चिमी टीला हुआ करता था, पश्चिमी टीला, ये कहीं न कहीं इसका जो
क्षेत्र था वो छोटा था, छोटे क्षेत्रफल में ये बसा हुआ था। और जो पूर्वी टीला होता था, पूर्वी टीला, ये इसका क्षेत्र बड़ा था। ठीक है। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कौन लोग रहते थे? जो शासक वर्ग के लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, जो मुख्य लोग थे, अमीर लोग थे, बड़े लोग होते थे, वो इधर रहते थे। कौन लोग? बड़े लोग, बड़े लोग, शासक वर्ग के लोग, ठीक, धनवान, धनवान लोग, ठीक है। अर्थात जो मुख्य लोग होते थे, मुख्य लोग होते थे, वो इधर रहते थे। ठीक है। यहाँ जो पूर्वी टीला है, इस पूर्वी टीले में क्या होता था? ये आम बस्तियाँ थीं, आम बस्तियाँ, आम बस्तियाँ। अर्थात यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो रहते थे, छोटे लोग रहते थे। ठीक है। कैसे लोग रहते थे? मजदूर, मजदूर लोग, छोटे लोग, छोटे लोग इधर रहते थे। ठीक है साथियों। इस क्षेत्र की जो जनसंख्या होती थी, जनसंख्या ये ज़्यादा होती थी। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वी टीले की जनसंख्या ज़्यादा थी या पश्चिमी टीले की। तो यहाँ पर भैया ज़्यादा लोग निवास करते थे तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, और यहाँ पर कम लोग निवास करते थे चूँकि मुख्य लोग निवास करते थे। मुख्य लोग, बड़े लोग, शासक लोग, इनकी तो संख्या कम होती ना। तो यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है, यहाँ की जनसंख्या कम थी। ठीक है साथियों। इसी तरीके की बस्तियाँ कहीं न कहीं मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ मोहनजोदड़ो में मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति है, उस पर भी जो सामाजिक स्थिति ये कैसी थी? प्यारे साथियों, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी ये कहीं न कहीं मात्र सत्तात्मक स्थिति थी। अर्थात समाज में जो वर्चस्व था, समाज में जो प्रभाव था, वो महिलाओं का ज़्यादा था। यहाँ का जो परिवार था उसमें भी वर्चस्व किसका था? महिलाओं का था। यहाँ का जो परिवार होता था, परिवार ये मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। अर्थात माताओं का, महिलाओं का वर्चस्व था। आखिर इस चीज़ की पुष्टि कैसे होती है कि इस सभ्यता में कहीं न कहीं महिलाओं का अधिक वर्चस्व देखने को मिला? खुदाई से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उनमें बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में जो टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो मूर्तियां अधिकांश महिलाओं की ही हैं। और इसलिए ये माना जाता है कि ये समाज महिलाओं पर ही आधारित था। अर्थात समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उन्नत थी। इसकी जो पुष्टि अगर देखें तो जो पुष्टि होती है वो किससे होती है कि जो साक्ष्य मिले हैं खुदाई से, इनमें बहुत सारी टेराकोटा की मात्र, या ये हो गया मात्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो समाज या परिवार जो था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के जो लोग थे वो कहीं न कहीं अपने व्यवसाय में वो पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। लोग पशुपालन करते थे। ठीक। और पशुओं में ये लोग क्या पालते थे? गाय हो गई, क्या?
जैसे गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें पाला करते थे। कहीं न कहीं ये लोग जो कुवड़ वाला जो सांड होता था, या जिसे बैल कह सकते हैं, इसको भी पाला करते थे। ठीक है साथियों, ये बहुत सारे पशुओं को पालते थे, जिनमें ये मुख्य रूप से जो कुवड़ वाला सांड था उसको भी ये लोग पालते थे। कृषि व्यवस्था की अगर बात करें तो कृषि व्यवस्था में ये लोग जो कृषि करते थे, कृषि या खेती भी करते थे। इसमें खेती में अगर देखें तो ये लोग गेहूँ, जौ, कपास आदि की पैदावार किया करते थे। कहीं न कहीं जो कपास के जो साक्ष्य हैं ये हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ये जो गेहूं और जौ पैदा करते थे, इसे पीसकर आटा के रूप में ये बनाते थे और फिर इससे रोटियां बनाया करते थे। कहीं न कहीं गेहूं और जौ को पीसने के लिए चक्कियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूं और जौ, इन्हें पीसने वाली चक्कियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये साक्ष्य प्यारे साथियों कहाँ से मिले हैं? ये साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ के जो लोग थे, ये लोग यहाँ के लोग जब समाज में कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो जो शव होता था, उस शव को ये लोग दफनाने का काम करते थे। कहीं न कहीं जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, वहाँ से शव को जलाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो हड़प्पा नामक स्थान है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ से शवों को दफनाने के ही साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो शव होते हैं, शव, इनको दफनाया जाता था। ठीक है, और ये एक निश्चित दिशा की ओर सबको दफनाते थे, सबको लेटाते थे। ये जो दिशा होती थी, ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, अर्थात इधर सिर रखते थे और इधर पैर। ठीक है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ से इसका अपवाद मिला है। जैसे अगर हम अपवाद की बात करें, तो अपवाद क्या है? जैसे कालीबंगा, यहाँ पर जो शव होते थे उन्हें दक्षिण और उत्तर की ओर दफनाया जाता था। इसी तरीके से लोथल में ये पूरब से पश्चिम की ओर दफनाते थे। ठीक, इसी तरीके से रोपड़ में ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से दफनाया करते थे। और जहाँ पर ये लोग शव दफनाते थे, वहाँ पर कुछ उसी के शव के साथ में मृदभांड और कुछ आभूषणों को भी उनके साथ दफना देते थे, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि ये परलोक में जाकर के उसका उपयोग कर लेंगे। ये लोग सबके साथ क्या दफनाते थे? कुछ मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड और आभूषण दफनाते थे। ठीक है, अब चाहे वो सब महिला का हो चाहे पुरुष का, दोनों के साथ ये काम होता था। दोनों के शवों के साथ में क्या करते थे? आभूषण और मृदभांड को दफनाते थे। ठीक, ये जो काम होता था, ये पुरुष और महिला दोनों के शवों के साथ ये दफनाने का काम करते थे, मृदभांड और आभूषणों को। कहीं न कहीं
कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं जहाँ से तांबे का दर्पण भी देखने को मिला है। तांबे का एक दर्पण कहीं न कहीं वहाँ कब्र से देखने को मिला है, साक्ष्य मिला है। तो उससे ये पता चलता है कि ये लोग कब्र के साथ या शव के साथ ये लोग तांबे का दर्पण भी दफनाते थे उनके साथ में। कुछ कब्रों से तांबे का दर्पण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी समाधान मिले हैं, कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों की कहीं न कहीं दोनों के शव प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा भी व्याप्त थी, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सती प्रथा के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। प्यारे साथियों, जो यहाँ पर जो सती प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा का मतलब हुआ कि यहाँ से युगल समाधियाँ प्राप्त हुई। और ये युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई प्यारे साथियों? ये कालीबंगा और लोथल यहाँ से युगल समाधियाँ मिली, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ पर क्या है, सती प्रथा भी व्याप्त थी। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट, तब तक थोड़ा इंक डाल लें। तो यहाँ पर जो कब्र होती थी उसमें आभूषण और कुछ मृदभांड भी दफनाए जाते थे। नोट कर लिया? यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था में कहीं न कहीं प्यारे साथियों भेदभाव भी देखने को मिला है। क्या मिला है? सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव। सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव देखने को मिला। भेदभाव क्या था? आवासीय संरचना में तो भेदभाव था ही। मैंने आपको बताया कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला थे। इसके बावजूद भी कुछ अन्य प्रकार का भी भेदभाव था। जैसे यहाँ के जो आवास हुआ करते थे, आवास में अधिकतम 1 से लेकर 12 कमरे हुआ करते थे। जो बड़े लोग होते थे, मुख्य लोग होते थे, धनाढ्य लोग होते थे, उनके जो आवास होते थे उनमें बहुत ज़्यादा कमरे होते थे, मतलब 2 से ज़्यादा कमरे होते थे। लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग थे, जो मजदूर टाइप के लोग थे, जो श्रमिक लोग थे, इन लोगों के जो आवास होते थे उनमें केवल 1 से 2 ही कमरे होते थे। जो आवास थे, आवासों में 1 से 12 तक कमरे हुआ करते थे। लेकिन जो बड़े लोग इनके जो आवास होते थे इसमें 2 से ज़्यादा कमरे होते थे, 2 से 12 तक होते थे। ठीक, लेकिन जो छोटे लोग थे, छोटे लोगों के जो आवास होते थे इसमें केवल 1 से 2 कमरे हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं इससे पता चलता है कि समाज में भेदभाव व्याप्त था। इसके बाद कहीं न कहीं यहाँ का जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। एक तो बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक, बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक। दूसरा योद्धा, तीसरा वणिक और चौथा श्रमिक। ये 4 वर्ग समाज में थे। ठीक है, अर्थात समाज में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी।
यहाँ के जो लोग होते थे, ये लोग कहीं न कहीं शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। ठीक, ये लोग शिकार करते थे। शिकार करने के बाद कहीं न कहीं पासा का खेल खेला करते थे, पासा का खेल। ठीक, और इसके बाद कहीं न कहीं ये नाच गाना भी करते थे, नृत्य किया करते थे। अर्थात जो इनके मनोरंजन के जो साधन थे प्यारे साथियों, उसमें शिकार करना, पासा खेलना और नृत्य करना, ये चीज़ें शामिल थीं। लेकिन यहाँ की जो उत्तराधिकारी या जो उत्तराधिकार व्यवस्था थी, उसके बारे में कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। उसके बारे में कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिलते हैं जिससे इस समाज की उत्तराधिकारी व्यवस्था या उत्तराधिकार व्यवस्था के बारे में कहीं न कहीं पता लगाया जाए। जो इस समाज की उत्तराधिकार जो होता था कि शासन का उत्तराधिकारी कौन होगा या संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट कहीं पर कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर मिस्र की सभ्यता की बात करें, मिस्र की जो सभ्यता थी उसमें ये साफ स्पष्ट उल्लेख है कि शासन और संपत्ति आदि का जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्री हुआ करती थी। कौन होती थी? पुत्री। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी उसको आपने समझा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों शहरीकरण इसमें ज़्यादा था। ठीक है, तो हड़प्पा का उत्खनन के बारे में आपने समझा, कुछ साक्ष्यों के बारे में आपने समझा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। और क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। और कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।